नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू एकेडमी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अभी जो हमारा पूरा भारतीय इतिहास है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा गुप्ता डायनेस्टी की, यानी कि गुप्त वंश की। ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे जो है एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ गुप्त वंश। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं अपने वीडियो में आगे बढ़ूँ, आप सभी से बहुत जल्दी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uacademy22। ठीक है, इन सब की डिटेल जो है नीचे हमारे पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो जो है गुप्ता डायनेस्टी का। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इसकी स्थापना किसने की है। तो इसकी स्थापना की है भैया श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की है। ठीक है, और ये जो थे भैया श्रीगुप्त थे, इन्होंने एक मंदिर का भी निर्माण कराया था मगध में। और वो कौन था? वो मंदिर था आपका मृग सिखातन। ठीक है, ये दो आपके अभी तक तैयार हो चुके हैं कि पहला कि किसने की है भैया स्थापना, वो की है श्रीगुप्त ने। और इन्होंने मगध में कौन सा मंदिर बनवाया? वो था आपका मृग सिखातन। उसके बाद ये जो थे श्रीगुप्त थे, इनको कौन सी उपाधि मिली है? तो वो मिली है इनको महाराज की उपाधि। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगला आता है पॉइंट कि इनका जो भैया है इनका उत्तराधिकारी कौन होता है? तो इनका उत्तराधिकारी होता है घटोत्कच होता है। ठीक है, और इस घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन होता है? तो वो होते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। अब यहाँ पर आप फिर से इस चीज को अच्छे से अपने जो भी अगर डाउट्स हैं तो उसको आप सब खत्म कर लीजिए कि ये जो हैं चंद्रगुप्त प्रथम ये अलग हैं, और जो आपके थे जो आपने अभी जब मैंने आपको मौर्य काल पढ़ाया था तब पढ़े थे तो वो एक अलग हैं। चंद्रगुप्त मौर्य थे वो, और ये हैं चंद्रगुप्त आपके फर्स्ट हैं। इसके बाद अभी और आएंगे। ठीक है ना, तो ये आपको पता रहना चाहिए। और सबसे महान शासक अगर हम बात करते हैं गुप्त वंश का तो वो यही थे चंद्रगुप्त प्रथम। आप देखो ये नाम ही कुछ ऐसा है कि जो भी बनेगा वो महान हो ही जाता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे महान शासक कौन बनता है? तो वो बनता है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, और इसे कौन सी उपाधि मिलती है? उसको मिलती है महाराजाधिराज। अभी तक जो इनके दादा थे वो थे आपके महाराज, लेकिन ये बन गए महाराजाधिराज। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ये जो थे भैया तो इन्होंने शादी की है। और शादी किससे की है? तो वो की है इन्होंने कुमार देवी के साथ। कुमार देवी से इनका विवाह होता है, और वो कौन से वंश की थी? लक्षवी वंश की थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इनके उत्तराधिकारी के रूप में समुद्रगुप्त आते हैं। ये भी काफी फेमस है। गुप्ता डायनेस्टी की जब भी बात होती है तो समुद्रगुप्त का नाम जरूर आता है। क्यों आता है अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो समुद्रगुप्त जो है वो कब आते हैं सत्ता में? वो आते हैं 335 ईस्वी में। ये आपको तिथि याद रखनी है, 335 में समुद्रगुप्त आकर बैठे थे। और ये किसके उपासक थे? ये थे विष्णु जी के उपासक थे। ठीक है, ये दो चीजें अभी तक मैंने आपको बताई कि पहले ये आकर बैठे 335 ईस्वी में, और ये भैया किसके उपासक थे? ये थे विष्णु जी के। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इनको भी एक नई मिलती है उपाधि, वो मिलती है अश्वमेध कर्ता। ठीक है, अब देखो इनके पिता थे कौन? वो थे आपके चंद्रगुप्त प्रथम, और उनको उपाधि मिली थी महाराजाधिराज। और समुद्रगुप्त को मिलती है अश्वमेध कर्ता। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनको संगीत का भी भैया प्रेम था, तो ये भी पता होना चाहिए। कभी कभी आ जाता है छोटा छोटा क्वेश्चन। तो और जो इसके साक्ष्य हैं वो हमें साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो वो साक्ष्य हमको ये मिलते हैं कि जो आपके गुप्त काल के जो आपके सिक्के हैं उसमें इनको क्या करते हुए दिखाया गया है? वो दिखाया गया है वीणा वादन करते हुए, इसलिए हमको ये पता चलता है कि इनको संगीत से प्रेम था। ठीक है, अब ये जो है श्रीलंका के भैया एक राजा थे जिनका नाम था मेघवर्मन। तो मेघवर्मन ने इनको जो है भैया है इनको भेजा था, कुछ उपहार भेजे थे। और उन्होंने क्या बोला था कि
जो आपका गया है, वहां पर बौद्ध मंदिर वो लोग अपना बनवाना चाहते थे, तो उसकी उन्होंने जो है इससे मांगी थी, परमिशन मांगी थी। ठीक है, उसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार अक्सर आया हुआ है एग्जाम्स में, वो है भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को ही। ठीक है, उसके साथ साथ इसका दूसरा नाम एक और है, वो है आपका कविराज। ठीक है, तो अभी तक इसके 3 नाम हो चुके हैं। देखिए, एक हो गया भारत का नेपोलियन, दूसरा हो गया कविराज, और अश्वमेघराज की इसको उपाधि मिली थी। तो ये 3 चीजें हो गई। इसने शुरू कब किया था? 335 335 हाँ 335 था, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। तो 335 से शुरू होता है और 375 तक ये रहता है। ठीक है, अब इसके बाद कौन आता है? तो जब समुद्रगुप्त हटता है तो उसके बाद आते हैं रामगुप्त आते हैं, और रामगुप्त की हत्या की है चंद्रगुप्त सेकंड ने। अब देखो, इनके विषय में मैंने आपको कल भी बताया था, जो आपका कुषाणों का था पूरा, उसमें मैंने इनकी चर्चा की थी, और मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही बोला गया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, है ना? तो वो भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय कब आके बैठता है? वो आके बैठता है 380 में राजगद्दी पे। ठीक है, और इसको जैसा कि अभी मैंने बताया कि भैया इसको मिली है विक्रमादित्य की उपाधि। ठीक है, और इसने जो है शकों पर भैया विजय प्राप्त की थी, क्योंकि आपके आए थे, शक आए थे, फिर आपके थे पायलव, और फिर थे आपके कुषाण थे। तो वो सारी की सारी जो है वो आपकी है, आपस में सब रिलेटेड है। तो वो आपको पिछले वीडियो में जो मैंने बनाया था, वो आप वहां से उसको कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने किस पर विजय प्राप्त की है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड ने इन्होंने किया है शकों पर, और इसलिए इनको बोला गया सकारी। सकारी क्या? देखो, शक तो है ही है, और आगे है आरी, यानी कि इसकी शकों को इन्होंने काट डाला। तो काहे से काटा? आरी से काटा, इसलिए सकारी। अब शकों को जब इन्होंने भैया वो किया है, पराजित किया है, तो उन्होंने एक विशेष प्रकार के चांदी के सिक्के बनाए, मतलब जारी किए थे। चांदी के विशेष सिक्के इन्होंने जारी किए थे, किसको पराजित करने के? उसमें शक को पराजित करने के उपलक्ष्य में। तो ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था कि उन्होंने वाकाटक राज्य को अपने अंडर में लिया। ठीक है, और वहां से उन्होंने क्या किया कि उज्जैन को अपनी राजधानी बना ली। तो यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में राजधानी क्या बनी? वो बनी आपकी उज्जैन बनी। उसके बाद जो इनका पूरा राज दरबार था, उसमें देखिए कौन कौन था। ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनमें से बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि हम आगे भी उनको भैया देखते रहेंगे। तो देखिए, इनके समय में, इनके दरबार में नवरत्न कौन कौन से थे? पहले थे आपके कालिदास, आर्यभट्ट। अब आर्यभट्ट ये वही हैं जो आपके महान गणितज्ञ हुए हैं। उसके साथ साथ थे आपके वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, धनवंतरी। अब ये देखिए, ये भी सब, ये पूरा मेडिसिन और उसमें आ गया, और प्लस अमर सिंह। तो ये जो आपके थे, आपके प्रमुख लोग थे, ये इम्पोर्टेंट है, ये हमें सब पता होना चाहिए। और अक्सर इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और एक होता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो अक्सर नाम सिर्फ हम लोगों को याद रहता है चंद्रगुप्त, तो हम लोग सीधे चंद्रगुप्त मौर्य पर हम लोग मार देते हैं ऑप्शन। लेकिन ये यहाँ पर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कालिदास, आर्यभट्ट, वारामिहिर और आपके ब्रह्मगुप्त, धनवंतरी और अमर सिंह, ये सब के सब जो थे, ये किसके राज दरबार में थे? ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड के। अब देखिए, इन्हीं के टाइम में क्या होता है कि फाहियान भारत आता है। फाहियान जो है, ये एक भैया चीन का यात्री था, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आता है। अब देखिए, जो इनका टाइम पीरियड है वो क्या है? ये भैया 380 में आके बैठते हैं, और ये 413 तक बैठे रहते हैं। ठीक है, यानी कि 13, 20, 33 साल इन्होंने राज किया। इसके बाद क्या होता है कि इनके बाद आते हैं भैया कुमार गुप्त। ठीक है, कुमार गुप्त आते हैं। तो देखो, कुमार गुप्त चलो आ गए। ठीक है, अब क्या होता है कि सबसे महान जो जो हुए हैं उस समय के भैया कवि संस्कृत के, वो कौन हुए हैं? वो हुए हैं महाकवि कालिदास। कालिदास जी हुए हैं। ठीक है,
इसके बाद क्या होता है कि जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय है उसमें एक भैया थे आयुर्वेदाचार्य, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि धन्वंतरी बैठते हैं। ठीक है। अब नालंदा विश्वविद्यालय देखिए, जो हमारा सबसे प्राचीन है विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ये इम्पोर्टेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने, और ये आपका गुप्त वंश के समय का है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अब जब भैया कुमारगुप्त हटते हैं तो फिर कौन आता है? कुमारगुप्त हटेंगे तो स्कंदगुप्त आएंगे। स्कंदगुप्त आएंगे तो देखो क्या होता है कि स्कंदगुप्त ने भी भैया विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब देखो, ये जो विक्रमादित्य हैं ये भैया चलते रहेंगे, है ना। उसके बाद क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर आ जाता है कि किसके शासन काल में हूण, यानी कि हूणों ने भारत पर आक्रमण किया, तो वो किया था स्कंदगुप्त के समय में। स्कंदगुप्त के समय में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया, और गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट, अंतिम बात कर रहा हूं क्योंकि वैसे तो 3 हुए हैं, समुद्रगुप्त हुए हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए हैं यानी कि सेकंड, और स्कंदगुप्त हुए हैं, लेकिन लास्ट थे स्कंदगुप्त जो कि महान थे। अब अगर हम बात करें कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक था भैया भानुगुप्त। ठीक है। भानुगुप्त जो थे ये वहां के अंतिम शासक थे। उसके बाद क्या होता है कि गुप्त काल में जो था भैया वहां पर कि कौन राजा बनेगा, तो वो आपका वंशानुगत था, यानी कि बाप बना, उसके बाद बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा, वो मतलब एक पूरी सीरीज चलती रहती थी। ठीक है। अब वहां पर जो न्याय सेना और दीवानी का जो भैया होता था मेन प्रधान, वो सम्राट ही होता था, यानी कि वही न्याय देगा और वही सेना का भी होगा प्रधान, और प्लस जो भी भैया उनका दीवानी का उनका कॉन्सेप्ट था वो भी रहेगा उसी के अंडर में। ठीक है। और सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? तो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, यानी कि एक पूरा संघ बोला जाता था। और इसके शासक को क्या बोला गया? इसके शासक को बोला गया गोजा। ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है कि गुप्त काल में जो इनका भैया पुलिस विभाग था, उसके जो साधारण जो थे उनके एम्प्लॉय थे, उनको चाट एवं भाट कहा जाता था। चाट भाट जो है ये बेसिकली आपके पुलिस के जो आपके लोअर क्लास के जो एम्प्लॉयज होते हैं आज के टाइम में, वो उस टाइम पे चाट एवं भाट कहलाए जाते थे। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इनका व्यापारिक केंद्र बना था वो बना था इनका उज्जैन, क्योंकि यही इनकी राजधानी थी। ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जो गुप्त काल में जो इनकी स्वर्ण मुद्राएं थी, असरफियां टाइप में थी, वो क्या कहलाई जाती थी? तो वो होती थी दिनार। दिनार का नाम हम लोगों ने बहुत सुना हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और प्लस शिव जी का जो है भैया अर्धनारीश्वर रूप की जो कल्पना है, एवं शिव तथा पार्वती की जो है एक साथ जो इनकी मूर्तियां हैं, इनका निर्माण गुप्त काल में ही हुआ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो आपका जो है भैया कॉन्सेप्ट अर्धनारीश्वर का, ये किस वंश में हुआ है? तो ये हुआ है गुप्त काल में। ठीक है। अब जो है आपका गुप्त काल में देखिए एक और चीज होती है कि वहां पर त्रिमूर्ति पूजा होती है। त्रिमूर्ति पूजा यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की जो है पूजा गुप्त काल में आरंभ होती है। और इसके साथ साथ जो भैया मंदिर निर्माण कला है उसका भी जन्म होता है गुप्त काल में, इम्पोर्टेंट है। अब भगवान शिव के जो है भैया देखो एक मुखी और चतुर्मुखी जो है शिवलिंग का निर्माण कहाँ कब हुआ? तो वो भी गुप्त काल में ही हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो अजंता की है गुफाएं हैं, उनकी जो चित्रकारी है वो भी गुप्त काल की ही है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। और जो आपका अजंता में जो टोटल 29 गुफाएं हैं, अजंता में 29 गुफाएं हैं, उनमें से केवल अब 6 ही शेष हैं, बाकी सब हो गई हैं अपना विलुप्त तो हो गई या फिर बंद हो गई या जो भी है। ठीक है। उसके साथ साथ जो है भैया अजंता में जो आपकी निर्मित गुफा संख्या है वो है 16 और 17। ये जो है आपकी गुप्त काल से संबंधित है, यानी कि जो आपकी गुफा नंबर 16 और 17 है वो आपकी गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है। और
गुप्त काल में जो भैया वैश्यावृत्ति करने वाली जो थी महिलाएं, उनको हम क्या बोलते थे? उनको बोलते थे गणिका। विष्णु का वाहन गरुण जो था, यानी कि गुप्त काल का जो उनका था राज चिन्ह था वो था गरुण, ठीक है। और चांदी के सिक्के को बोला जाता था रुपये का। अब देखो, जो आज का हमारा नाम है, हमारी जो करेंसी है रुपया, वो जो है आया इसी से है। उसको उस समय रुपया या फिर रुपये का बोला जाता था, ठीक है। और गुप्त काल में देखिए 18 प्रकार के जो थे वो टैक्स थे, यानी कि टैक्सेशन का काम ज्यादा था। टैक्स जो थे आपके वो कितने थे? तो वो थे आपके 18, ठीक है। और ये हमारा लास्ट पॉइंट आता है कि जो आपका था भैया गुप्त काल था, ये भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये था हमारा गुप्त काल के संबंध में जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे की पॉइंट्स हैं सिंगल लाइनर्स के फॉर्म में, वो मैं आज आपके लिए लाया हूँ था। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में, या आप फ्री हैं कमेंट करने के लिए। और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप चाहें तो मेरा फेसबुक पेज और जो मेरा फेसबुक ग्रुप है उसको भी आप लाइक कर सकते हैं और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका जो है पूरा लिंक वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब मैं अगले वीडियो से आपके लिए ये करूँगा स्टार्ट दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बट उससे पहले मुझको 2 वीडियो अभी और बनाने हैं। एक है आपका मोहम्मद गोरी और एक आपका महमूद गजनवी। तो ये दोनों वीडियो बनाने के बाद मैं आज शाम तक ही आपके लिए दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि जैसे ही हमारा दिल्ली सल्तनत ख़त्म होगा, फिर जो हमारा आधुनिक भारत का है इतिहास, जो हमारे भारतीय आंदोलन है, उस पर भी मुझे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा है आंदोलन है, ठीक है। तो बस आप मेरे चैनल के साथ आप रहिए कांटेक्ट में और आप अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।